शुक्रिया। आप सबका स्वागत है। वोट चोरी का मुद्दा है, बिहार में है, भारत में है। वोट चोरी के क्रोनोलॉजी के बारे में थोड़ा आपसे बात करना चाहता हूं। वोट चोरी इस देश में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने एक सोची समझी साजिश और रणनीति के माध्यम से आगे बढ़ाया। पहली वोट चोरी वहां से शुरू हुई जब इन्होंने इलेक्शन कमिश्नर को चुनने की प्रक्रिया में बदलाव किया। पहले इलेक्शन कमिश्नर चुने जाते थे प्रधानमंत्री, चीफ जस्टिस और लीडर ऑफ ऑपोजिशन के माध्यम से। मोदी जी और अमित शाह ने चीफ जस्टिस को निकाला, गृह मंत्री को डाला। मतलब क्या कि मैच फिक्सिंग करनी है तो सबसे पहले आपको अंपायर को फिक्स करना पड़ेगा। तो यह पहली कड़ी थी। फिर बाद में उन्होंने क्या किया, कानून में यह तब्दीली लेके आए कि इलेक्शन कमिश्नर जो भी गड़बड़ करे उसके ऊपर बाद में भी प्रक्रिया नहीं हो सकती, कार्रवाई नहीं हो सकती। मतलब पहले आपने अंपायर फिक्स किया और फिर अंपायर को यह हिम्मत दे दी कि आप कुछ भी करो, आपके ऊपर बाद में कार्रवाई नहीं हो सकती। फिर इलेक्टोरल रोल पे वोट चोरी का काम किया, जिसको सबूत के साथ हमने आपके सामने, जनता के सामने रखा। पोलिंग डे पे घपला करते हैं, चोरी करते हैं, सीसीटीवी फुटेज मांगते हैं, नहीं देते हैं। 5 बजे के बाद अचानक वोटिंग परसेंटेज बढ़ जाती है, जिसका सीसीटीवी फुटेज नष्ट की जाती है। काउंटिंग के डे तक भी इन्होंने छोड़ा नहीं है। उदाहरण के लिए प्रधानमंत्री का वाराणसी में काउंटिंग के दिन का उदाहरण है हमारे पास। 6, 7, 8 राउंड तक कांग्रेस के प्रत्याशी लीड करते हैं। उसके बाद काउंटिंग की क्या होती है, क्या नहीं होती है, लाइव अपडेट बंद हो जाते हैं और काउंटिंग के एंड में जादू के तौर पर मोदी जी प्रधानमंत्री घोषित किए जाते, प्रधानमंत्री ने एमपी घोषित किए जाते। तो वोट चोरी की जो प्रक्रिया है, अंपायर चुनने से लेकर अंपायर के गलतियों को कानून के बाहर रखकर, वोटर लिस्ट के धांधली कर वोटिंग के दिन पे गड़बड़ कर काउंटिंग के दिन पर मैच फिक्सिंग कर ये पूरी प्रक्रिया है वोट चोरी की। और इसके खुद जिम्मेदार प्रधानमंत्री और अमित शाह जी। जैसे शकील जी ने कहा, वोट चोरी जन जन का मुद्दा है, क्योंकि जो वोट चोर होते हैं वो सरकार बनाते हैं तो वो जनता की सेवा नहीं करते। क्योंकि जो टीम मैच फिक्सिंग करती है उसको रन बनाने से फर्क नहीं पड़ता है, उसको अच्छी बॉलिंग करने से फर्क नहीं पड़ता, उसको अच्छी फील्डिंग करने से फर्क नहीं पड़ता। तो वोट चोरी की सरकार को यह फर्क नहीं पड़ता है कि वो रोजगार बढ़ा रही है कि नहीं। वोट चोरी की सरकार को यह फर्क नहीं पड़ता है कि वो महंगाई कम कर रही है कि नहीं। वोट चोरी की सरकार को फर्क यह नहीं पड़ता है कि क्राइम बढ़ रहा है कि नहीं। वोट चोरी की सरकार को यह फर्क नहीं पड़ता है कि पेपर लीक हो रहे हैं कि नहीं। वोट चोरी की सरकार को यह फर्क नहीं पड़ता है कि 3 साल की डिग्री 6 साल में हो रही है कि नहीं। वोट चोरी की सरकार को यह फर्क नहीं पड़ता है कि आपके मां बाप और आपके बच्चों के इलाज के लिए आपको हजारों करोड़ों रुपया खर्च करना पड़ रहा है। तो वोट चोरी जनता के हर समस्या का जड़ है। यह बात हम जनता को आपके माध्यम से बताना चाहते हैं। इसीलिए बिहार में जो हालत आज खराब है, अगर बिहार में हालत बदलना है तो सरकार बदलनी है और उसके बाद बिहार बदलेगा। धन्यवाद। सोच समझ के नियम बनाए गए हैं, जिसकी जिक्र हमने किया है। कोई भी प्रक्रिया बनाते हो, बिहार जैसे प्रदेश में
जहां पे लगभग 8 करोड़ वोटर हैं, तो ये बच्चा भी आपको समझा देगा कि कम से कम 1 साल का समय चाहिए अगर इसको ढंग से करना हो तो। और जो प्रमाण पत्र सबसे ज्यादा गरीब लोगों के पास हैं, जो बाकी सारे महत्वपूर्ण काम के लिए माने जाते हैं, उसको बिहार में 1 महीने के प्रक्रिया से काटने का मंशा क्या था, सेंस क्या था। तीसरी बात, चुनाव के पहले बाढ़ के समय में ग्रामीण क्षेत्रों में आपने जिस तरीके के नियम कानून लगाए थे, वो आपने खुद फॉलो नहीं किए। फॉर्म कैसे भरे गए हैं, किसने भरे हैं, कहां पर भरे हैं, इस पे आप लोगों के साथियों ने वीडियो बना बनाकर शेयर किया। तो उस एसआईआर और इस एसआईआर में जमीन आसमान का फर्क है। ये वोट चोरी की एसआईआर है, वो वोटर लिस्ट को सुधारने की एसआईआर थी। ये एक चुनाव का एक कैंपेन नहीं है। जैसे मैंने समझाया, ये लोकतंत्र में जनता का हर समस्या का जड़ बन चुका है। जब तक हम लोग वोट चोरी को सुधारेंगे नहीं, जो भी सरकार चुन के आएगी वो जनता के लिए काम नहीं करेगी। और ये बीजेपी ने साबित करके दिखाया। मोदी जी 11 साल पहले 2 करोड़ नौकरियों के वादा करते हैं, नौकरी नहीं देते हैं, फिर भी वोट चोरी से चुन के आते हैं। पेट्रोल का दाम 50 से 100 कर देते हैं, जनता त्रस्त हो जाती है, फिर भी वो वोट चोरी से चुन के आते हैं। पेपर लीक पे पेपर लीक होते हैं, युवाओं के भविष्य खराब होते हैं, उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर भी वो वोट चोरी से चुन के आते हैं। बिहार में आज बीजेपी के राज में क्राइम बढ़ता जा रहा है, उससे इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि इनको पता है कि ये वोट चोरी से सरकार बनाते हैं। बिहार में जब तक ये सरकार वोट चोरी से बनती रहेगी, बिहार की जनता की समस्याओं का समाधान नहीं होगा। वोटर अधिकार यात्रा का ये मकसद था कि जनता को ये बात समझाना, और हमारे को लगता है कि जनता ये बात समझ गई है, क्योंकि यात्रा के दौरान आपने भी सुना होगा, मैंने भी सुना है, बच्चा बच्चा ये कह रहा है कि वोट चोर गद्दी छोड़। आपके सहयोगी कृष्णा जी से बिल्कुल सहमत है कि जब तक वोट चोरी चलती रहेगी, जनता के मुद्दों पे काम नहीं होगा, और जब तक जनता का सेवा नहीं होगा और जनता का काम नहीं होगा, तो जनता में आक्रोश बढ़ेगा। और जब तक ये आक्रोश बढ़ता जाएगा, तब तक खतरा बढ़ता जाएगा, ये हमारा मानना है। जी, पहला सवाल था कि आधार को जोड़ने से प्रक्रिया सुधरी है कि नहीं, उससे जनता को फायदा होगा कि नहीं। आधार जोड़ना हमारा मांग था, और इसी हॉल में काफ़ी शुरू में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, आधार पे बहुत विस्तृत तरीके से हमने अपनी बात रखी। हंसी की बात यह है कि प्रक्रिया खत्म होने के बाद, औपचारिक तरीके से प्रक्रिया खत्म होने के बाद आधार को माना जाता है, जबकि डे 1 से ये सबको पता है और था कि आधार को एक्सक्लूड करने का कोई मतलब ही नहीं। कभी कभी हमें लगता है कि सही फैसले को गलत समय में या लेट लेने से वजह से उसका फायदा कम हो जाता। और उदाहरण के लिए मैं आपके सामने इलेक्टोरल बॉन्ड्स की बात करना चाहता हूं। इलेक्टोरल बॉन्ड्स को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया, लेकिन खारिज तब जाके किया जब इलेक्टोरल बॉन्ड से देश को, संविधान को, लोकतंत्र को बहुत बड़ा नुकसान हो गया था।
अभी आधार कार्ड को प्रक्रिया में जोड़कर फायदा पहुंचाने का हेडलाइन तो हो जाता है, लेकिन प्रक्रिया इतनी आगे बढ़ चुकी है कि जिसको उसके फायदा पहुंचाना था तो शायद उसको उतना फायदा नहीं पहुंच पाता। रही वोटर अधिकार यात्रा की बेनिफिट की, गठबंधन को वोटर अधिकार यात्रा से फर्क पड़ा है। जनता के बीच में हमारा मुद्दा चला गया है। सीट शेयरिंग का मामला है। वोटर अधिकार यात्रा से हम ये नहीं मानते कि हमें ज़्यादा सीट या कम सीट मिलने चाहिए। हमारा शुरू से कहना है कि गठबंधन में नए लोग आएंगे, नए पार्टीज आएंगे, नए पार्टनर्स आएंगे, तो गठबंधन के हर एक साथी को अपने किट्टी में से कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, तभी नए लोगों को स्पेस मिलेगा। एक बात। दूसरी बात, हर सीट में, हर प्रदेश में अच्छे सीट होते हैं, खराब सीट होते हैं, और हमारा मानना है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी दल को सब अच्छे सीट मिल रहे हैं और किसी दल को खराब सीट मिल रहे हैं। सीटों के बंटवारा में अच्छे और बुरे सीट का संतुलन होना चाहिए। और आखिरी बात, हमारा प्रयास ये है कि वक्त रहते रहते सीट शेयरिंग को पॉजिटिवली हम आगे बढ़ाएं, और हमें इस पे अभी तक सफलता मिल रही है। अल्लावर जी, जो भी फाइनल इलेक्टोरल रोल पब्लिश होता है उस पे हम आगे मुद्दा उठाएंगे या मुद्दा बनाएंगे, वो इस पे डिपेंड करता है कि इलेक्टोरल रोल की क्वालिटी क्या है। हम किसी भी इलेक्टोरल रोल के आज के डेट में इसीलिए नहीं मानेंगे क्योंकि चुनाव आयोग ने उसको फाइनल किया है। क्योंकि जैसे मैंने कहा, इस मैच में अंपायर फिक्स्ड है। अगर इलेक्टोरल रोल में हमें गड़बड़ियां दिखेंगी तो हम उसको मुद्दा बनाएंगे, हम मुद्दा उठाएंगे, और इसमें कोई पीछे हटने वाली बात नहीं है। रही कौन सी पार्टी कितने सीट सैक्रिफाइस करेगी, उसके लिए सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि नए पार्टनर्स कितने आ रहे हैं और उनको कितना सीट दिया जाएगा। उसके बाद हमारा मानना है कि प्रोपोर्शनेटली हर पार्टी को अपने हिस्से में से उसके लिए कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। सर आप लोग, ये बात तो सर्वमान्य है कि किसी भी पड़ोसी देश, खास तौर पर नेपाल के संदर्भ में शांति बहाल रहे, इसकी इच्छा सब लोग करते हैं। और सरकारें वहाँ के नौजवानों की या किसी भी सेक्शन की अगर उपेक्षा करती हैं तो वो कहीं ना कहीं आक्रोश की वजह भी बनती है, और ये यहाँ भी ये बात लागू होती है। लेकिन शांति बहाल हो, इसकी हम कामना करते हैं, जितने जल्द हो सके उसके जितने भी आयाम है उस पर बातचीत होनी चाहिए। यहाँ भी लागू होती है, मतलब दूसरा, यहाँ भी लागू का मतलब ये है कि आक्रोश बढ़ता है ना, आक्रोश के रूप अलग अलग हो सकते हैं, और ये आक्रोश जनता की चुनी हुई सरकार चोरी के माध्यम से आएगी तो आक्रोश बढ़ेगा। आक्रोश का आयाम अलग अलग हो सकता है। यहाँ मतलब हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं ना आप, यहाँ भी किसी भी जगह पे होता है, ये हमारे सामने चीजें देखी हुई है। रूप पर कोई बात नहीं है, बात यह है कि गुस्से का इजहार होता है। मान लीजिए कि इस यात्रा में गुस्से का इजहार दिख रहा था। गुस्से के इजहार के अपने अलग अलग तरीके हो सकते हैं। हम एक तरीके को ही मान लें कि यही तरीका सही, ऐसा नहीं है। मैं कह रहा हूँ हमारे यहाँ तो इतिहास है गुस्से के इजहार का। ब्रिटिश साम्राज्य से जब हम लड़े तो गुस्से के इजहार के डिफरेंट तरीके हैं। तो ये होते हैं इसलिए चुनी हुई सरकारों को, और बिहार हिंदुस्तान के संदर्भ में जो बातें हमने कही ये इसको वहीं तरह दीजिए, नंबर 1। नंबर 2, जो आपने बातें कही है कि अनौपचारिक स्क्रीनिंग की बैठक थी, उसके पहले प्रदेश इलेक्शन कमेटी की बैठक होनी है, तो उसमें एक औपचारिकता तय होनी थी, क्या क्या चीज़ें हम लोगों को उसके पहले करनी थी। तो ये कोई फॉर्मल मीटिंग अनाउंसमेंट नहीं था, इनफॉर्मल जितने लोग, सेक्रेटरीज, ऑब्जर्वर्स वहाँ जो काम कर रहे हैं, प्लस जनता के से जो लोग मिले हैं, कैंडिडेट से जो लोग मिले हैं, जो एस्पायरेंट्स हैं, उनके साथ चर्चा कैसी हुई, क्या उसके ऑप्टिक्स होने चाहिए, इस पे वो चर्चा हुई है।
जी शुक्रिया। सर तो स्क्रीनिंग की बात कंप्लीट कर देते हैं, फिर आप अपना सवाल पूछ सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि इस पे काफ़ी सवाल आएंगे, तो मैं उसको पहले ही क्लियर कर देता हूं। आज की स्क्रीनिंग का मेन मकसद था कि आगे की प्रक्रिया क्या होनी चाहिए और टाइमलाइंस क्या होनी चाहिए। टाइमलाइंस ये तय हुआ है कि ब्लॉक कमिटीज़ और जिला कमिटीज़ से जो नाम आएंगे वो 14 सितंबर तक आनी चाहिए। प्रदेश इलेक्शन कमीशन की कमेटी की मीटिंग 16 सितंबर को पटना में तय हुआ है और औपचारिकता से फॉर्मली स्क्रीनिंग कमेटी का काम 19 सितंबर से शुरू होगा। तो मेरे ख्याल से ये स्क्रीनिंग कमेटी के जितने क्वेश्चंस होंगे ये शायद सबको एड्रेस करेगा। तो अभी आप आगे पूछ सकते हैं। कृष्णा जी, एक सवाल ये है कि कृष्णा जी, सर। सवाल एक ये है कि आपने खुद कहा कि आप सहयोगी दलों के बीच में बहुत अच्छा तालमेल है। आपने कहा कि कुछ और दल नए आए हैं गठबंधन में तो अपनी किसी से सीटें छोड़ेंगे, लेकिन सवाल ये आता है कि कांग्रेस पार्टी पिछली बार 70 सीटें लड़ी और 19 जीती। ज्यादातर ये कहा गया कि कांग्रेस पार्टी को हारने वाली सीटें दे दी गई। तो क्या इस पर कोई टारगेट करेंगे आप कि 70 ना लड़ें, आप 60 लड़ें, 58 लड़ें, 62 लड़ें, लेकिन वो सीटें लड़ें जो विनिंग सीटें हो, कम से कम जहां कांग्रेस मजबूत हो, सिर्फ सीटें लड़ने के लिए ना लड़ें? इसके लिए कोई फॉर्मूला? ये बात सही है कि जो भी सीट का बंटवारा होगा वो इन चीज़ों का ध्यान रखेगा कि विनिंग सीट्स भी हों और संख्या भी अच्छी हो। लेकिन जैसे मैंने कहा, कोई भी दल, चाहे वो हम हो या कोई और हो, वो ये बोलेगा कि मैं जितने सीट लड़ूंगा मैं अच्छे ही सीट लड़ूंगा, तो ये भी मुमकिन नहीं है। किसी भी गठबंधन को आगे बढ़ाने के लिए संतुलन ज़रूरी है, बैलेंस ज़रूरी है। इसलिए मुझे लगता है कि सीट शेयरिंग में इस बार इस चीज़ का विशेष ध्यान हम रखने का प्रयास कर रहे हैं और अभी तक अच्छा प्रोग्रेस है। सर मेरा सवाल ये है कि क्या ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो रही है कि सारी खराब सीटें एक दल को जा रही हैं और सारी अच्छी, क्योंकि आपने कहा, और दूसरा कि क्या सिटिंग एमएलएस के पत्ते कटेंगे, क्योंकि सिटिंग एमएलएस भी हैं आपके, उनके पत्ते, या उनको दोबारा टिकट दिया जाएगा? ये इन सारे मुद्दे का जो है हम इंटरनल अपने पार्टनरों के साथ ऑडिट कर रहे हैं और ये जो ऑडिट हम आपस में कर रहे हैं हर मुद्दे पर कर रहे हैं। जब ये सारे मुद्दे बाहर आएंगे तो आपके साथ बैठ के आराम से बात करेंगे। लेकिन हमारी प्रायोरिटी जो बिहार में लॉ एंड ऑर्डर का है, इशू बेस जो हमारा मुद्दा है, उस मुद्दे के अनुकूल हम सीट शेयरिंग को भी उसमें हम जोड़ने का कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि आपकी जितना भी सवाल आते हैं उस हर सवाल हमारे लिए महत्वपूर्ण होते हैं और उस पर हम सकारात्मक रूप से अंदर भी हम बात करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सर एक सवाल सर इधर से तो ले लीजिए। सर एक सवाल कहू दूर बा कतनो बाकी आपन हुआ का कम बा, रोज आई चाहे ना आई दिल में राखल का कम बा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। पता रखती हो तो आज मुझे आपके बीच ये बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट ने जो बातें मानी है कि आधार को भी आप जो है एक प्रमाणिक पहचान माने, तो ये बातें हम लोग शुरू से कह रहे थे और राहुल गांधी जी शुरू से ये बातें कर रहे हैं। तो ये बात प्रमाणिक तौर पर ये हो गई कि ये सुप्रीम कोर्ट माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये बात यदि आदेशित किया है तो ये जनता की जीत है और जनता की अधिकारों का जीत है और हमारे नेतृत्वकर्ता राहुल गांधी जी का एक सोची दूरदृष्टि पक्का इरादा वाली नेतृत्व से हुआ है। आप यदि देखेंगे तो ये इस यात्रा पर कई लोगों का जो है आया है कि बहुत यात्रा सफल हुई। उस पर 2 सेकंड में मैं अपनी बातें कहना चाहता हूं कि यह वोटर अधिकार यात्रा, अमूमन लोग ये समझ रहे थे कि यह राजनीतिक यात्रा है, लेकिन ये स्पष्ट हो चुका राहुल गांधी जी के उस जो है प्रेस वार्ता से, जिसमें उन्होंने प्रमाणिक तौर पर साबित कर दिया। और जब यह यात्रा निकली तो लोगों तक, हम लोगों को भी अंदाजा नहीं थी कि ये यात्रा में लोगों का इतना जो है समर्थन मिलेगा।
गर्मी में, धूप में आपको खिड़कियों से लोग कई किलोमीटर राहुल जी के गाड़ी के पीछे दौड़ रहे थे। उसके पीछे एक ही रीजन था कि जब ये राहुल गांधी जी प्रेस वार्ता उन्होंने करी तो उस समय जनता को ये लगा कि अपने मोहल्ले में, अपने दोस्तों को, अपने परिवारों के बीच उनकी नाम कटी हुई प्रमाणिक तौर पर जाना, और तब ये यात्रा में साबित हुआ कि राहुल गांधी देश में जो बोलते हैं वो सच में जो है वो सही बोल रहे थे, और जनता सीधे कनेक्ट हो गई और उस वोटर अधिकार को उन्होंने ताकत दिया। और वोटर का जो अधिकार है उसको लेकर के जिस तरह से राहुल गांधी जी ने कही कि वोट चोरी का मतलब जो है अधिकार का चोरी, आरक्षण की चोरी, रोजगार की चोरी, शिक्षा की चोरी और लोकतंत्र की चोरी और युवाओं की भविष्य की चोरी। आज आप जाएंगे बिहार में, आप सक्षम लोग यहां बैठे हैं, लेकिन आप जीरो ग्राउंड से हमेशा आप लोग जो है रिपोर्ट करते हैं। आप जाइए कि कई ऐसे लोग हम लोग से अप्रोच कर रहे हैं कि उनकी राशन देना सरकार ने बंद कर दिया, उनकी पेंशन देना बंद कर दिया, लोगों के जिनके नाम कटे उनके परिवारजनों को कोई भी स्कीम का लाभ नहीं मिल रहा है। नरेगा मजदूरों के जिनके नाम कटे उनको जो है आज कोई भी उनको लाभ नहीं मिल रहा है। जो प्रवासी बिहारी हैं उनके पूरे परिवार को नाम काटा गया। इसलिए काटा गया कि आपके यदि तर्क था बीएलओ का कि आपके परिवार में 4 सदस्य हैं और आपके पति यदि बिहार से बाहर काम कर रहे हैं तो हम इलेक्शन कमीशन ये मानता है कि आप पूरे परिवार आप जो है दूसरे राज्य में रह रहे हैं, इसलिए हम आपकी नाम काट रहे हैं। तो ये तर्क देना आप जो है इससे बड़ा इलेक्शन कमीशन और जो है आपके बीजेपी के इससे 60 गांठ विद्युत रूप से दिखती है। इसलिए हमने आपके बीच बिहार से आकर के अपनी बातें रखा और अंत में क्लियर कर देता हूं। महागठबंधन का मैनिफेस्टो कमेटी है जो इसमें तमाम गठबंधन के पार्टनर्स के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। उन्होंने एक डिटेल मैनिफेस्टो सबमिट किया है, प्रेजेंट किया है कोऑर्डिनेशन कमेटी को। उस पर विचार हुआ है, उस पर कुछ फीडबैक दे रहे हैं और दोबारा वो कमेटी आने वाले हफ्ते से मीट करेगी ताकि मैनिफेस्टो को एक फाइनल रूपरेखा दिया जाए। और ये गठबंधन की कमेटी है तो मैनिफेस्टो भी गठबंधन का ही होगा।